हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। तो अपना जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वाला फर्स्ट चैप्टर था इन डेरिवेटिव वी हैव कंप्लीटेड, प्लस वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दी स्क्वाइजर। स्क्वाइजर का अपना क्वेश्चंस हो गया। अपना कोर रीडिंग का आई थिंक 7-8 एग्जांपल्स था, वो अपने आई गेस क्लास 6 या क्लास 7 में वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो कोर रीडिंग से भी अपने को परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल गया बाय डूइंग द एग्जांपल्स, प्लस अपना स्क्वाइजर का एग्जांपल्स था, प्लस स्टार्टिंग में मैंने भी खुद का काफी सारा सम्स करवाया था एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो दैट वे अब आप पूरा एकदम रेडी हो टू अटैक दी चैप्टर एंड क्वेश्चंस। ठीक है, बट उसके पहले आई होप आप रिवाइज कर चुके हो। रीजन बिंग, इफ यू हैव नॉट डन दी रिविजन थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे। और जो रिवाइज करके बैठा है उसके लिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का अपने क्लासेस के अंदर में टाइम एंड एफर्ट दिए और उसका आउटकम अभी आपको नेक्स्ट में भी 1-1.5 घंटे के अंदर में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जो रिवाइज करके बैठा वो क्लास देखो, जो रिवाइज नहीं करके बैठा है वो क्लास मत देखिए प्लीज, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर नहीं रिवाइज किया मत देखो। मे बी 2-3 घंटा 4 घंटा मतलब 4-5 आवर्स लगा के एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो। मेरा नोट्स है, स्क्वाइजर है, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद ये वाला क्लास देखिए, इट विल बी सुपर हेल्पफुल। परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्लास के अंदर में मैं आपको आइडिया भी दूंगा एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस। चीज समझ में आ रहा है? वैसे तो ये सारे एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस है, बट कहीं पे अगर लिखने का आएगा कि सर अगर लिखने के लिए आता है तो बताइए ना कैसे लिखेंगे, तो उसका मैं इस क्लास के अंदर में आपको आइडिया दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 23 क्वेश्चंस एंड देयर आर 3 आइटम सेट्स। 3 आइटम सेट है एंड 23 क्वेश्चंस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। नून्स अ जूनियर एनालिस्ट वर्क्स इन द डेरिवेटिव रिसर्च डिवीजन। देखो, थोड़ा सा ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ कोर का सम्स कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे एथिक्स के अंदर में नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल 3 के अंदर में वी विल हैव एन आइटम सेट, मतलब आइटम सेट रहेगा जहाँ पे हो सकता है अपने को लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो नेम्स है ना उसका थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, जैसे एथिक्स में अपने कंट्रोल रखते हैं नेम्स का। ये समझ में आ रहा है? सो दैट स्टोरी बिकम्स क्लियर। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो 2-3 नाम आएगा थोड़ा सा टफ टफ, तो थिंग्स अपना सिंपल रहे, तो प्लीज वो जो नेम्स है वो थोड़ा सा याद रखिएगा आप। पूरा नून्स कौन है? जूनियर एनालिस्ट है, वर्क्स इन द डेरिवेटिव रिसर्च डिवीजन में काम कर रही है, डेरिवेटिव रिसर्च डिवीजन ऑफ एन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज फर्म। ठीक है, तो जूनियर एनालिस्ट है, जैसे इक्विटी रिसर्च डिवीजन होगा, कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, वैसे डेरिवेटिव कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का, कौन से मंथ का, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वगैरह चेक करना है, इसका यही काम होगा डेरिवेटिव रिसर्च डिवीजन। नून्स सुपरवाइजर पेरेरा, क्या पेरेरा, हाँ, asks her to conduct an analysis of various option trading strategies relating to shares of 3 companies। एकदम स्टोरी क्लियर है। नून्स जूनियर है, पेरेरा सीनियर है। पेरेरा ने काम एलोकेट किया किसको? नून्स को। बोला यू नीड टू evaluate, make an analysis of various option trading strategy which we have done in the entire reading for 3 companies IZD, QWY and XDF। On 1st February, Nunes gathers selected option premium data on the companies presented in exhibit number 1। तो 1st February को she is standing, ठीक है, 1st February को स्टैंड करके she is getting the option premium का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा दिया हुआ होगा इसको। शेयर प्राइस एंड ऑप्शन प्रीमियम एज ऑफ 1st February, शेयर प्राइसेस एंड ऑप्शन प्रीमियम इन यूरो। तो कंपनी IZD, QWY, XDF शेयर प्राइस दिया हुआ है। अच्छा, तीनों कंपनी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। IZD का 93.93, QWY का 28.49, XDF का 74.98। कॉल प्रीमियम दिया हुआ है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, देख लो। ऑप्शन डेट अप्रैल अप्रैल अप्रैल, तो 87.5, 95, 97.5 कॉल प्रीमियम दिया हुआ है। पुट प्रीमियम दिया हुआ है तीनों कंपनी का। थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, अपना बुद्धि लगाए इन द सेंस थोड़ा सा बेसिक्स में जाए, ताकि जब तुम सम्स देख रहे हैं ना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इनिशियल लेवल पे ये नहीं हो कि यार क्या क्वेश्चन दिया और मेरे को आंसर करेक्ट लाना, बिल्कुल भी नहीं। दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी सर ये जो टेबल दिया ना उसको अपने पूरा का पूरा डाइजेस्ट करते हैं, उसमें जितना भी नॉलेज अपने अभी तक किए हैं पूरा का पूरा 8-10 क्लास मिला के पूरा नॉलेज ट्राई करते हैं लगाने का। चीज समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्या होगा, मेच्योरिटी होगा, दैट्स इट। वी डोंट नो कि अपने को सम्स में यार वो यूज आएगा कि नहीं आएगा, बट जब तुम इस लेवल पे सोचने का ट्राई करेगा ना, सबसे पहला जो आपका रिवीजन होगा दैट विल बी सुपर सुपर हेल्पफुल होने वाला है जब आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर में टिक करके उसको समझते हो। सेकंड, आपको सारा चीजें रिवाइज होते जाएगा। थर्ड, आपका मेच्योरिटी बढ़ेगा।
क्योंकि तुम ये लास्ट टाइम डेरिवेटिव पढ़ रहा है एकेडमिकली, उसके बाद तो रियल लाइफ में करेगा। तो यार क्यों नहीं अपना पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा बुद्धि लगा के ये जो टेबल है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला, सर कंपनी आईजेडी है, उसका शेयर प्राइस दिया 93.93। सर अप्रैल का स्ट्राइक प्राइस, मेच्योरिटी अप्रैल का, अपने कब खड़े हैं, फेब्रवरी, तो फेब्रवरी मार्च अप्रैल 3 महीना, 3 मंथ्स, ठीक है। तो अप्रैल का आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का ऑप्शन डेट का स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, देखो 87.5 का कॉल प्रीमियम दिया 9.45। सबसे पहला कोई बता सकता है क्या ये 87.45 कॉल के केस में आईटीएम है या ओटीएम है या एट द मनी है? फटाफट से, शेयर प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस, एस इज ग्रेटर देन एक्स, इसका मतलब ये क्या हो गया, इन दी मनी। इन दी मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगा, चेक कर लो आप। कैसे चेक करें सर, ये देखो कॉल प्रीमियम दिया हुआ है, हाँ, तो 9.45 का स्प्लिट क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सिंस आईटीएम है तो एक होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा क्या होगा, टाइम वैल्यू। कोई मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू बता सकता है क्या, फटाफट से, इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू? इट विल बी 93.93 माइनस 87.5, प्लीज बताना एक बार। 93.93 minus 87.5, 6.43, दिस विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 9.45 के अंदर में 6.43 इज इंट्रिंसिक वैल्यू। सर 6.43 कैसे आया, 93.93 माइनस 87.5, ठीक है। तो 6.43 इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जो बचा हुआ वैल्यू वो क्या, टाइम वैल्यू। जो बचा हुआ वैल्यू वो क्या, टाइम वैल्यू, बता दो कितना है टाइम वैल्यू। 6.43 माइनस 9.45, और एक सेकेंड, 93.93 माइनस 87.5 माइनस 9.45, 3.02 इज द टाइम वैल्यू, परफेक्ट। ये 95, अगेन शेयर प्राइस 93.93, दिस इज एक्चुअली व्हाट, आउट ऑफ द मनी, शेयर प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, तो दिस वैल्यू इज प्योरली व्हाट, टाइम वैल्यू। अगेन 97.5 is more than the शेयर का दाम, so this is also what, out of the money, and this also what, टाइम वैल्यू। तो जितना आउट ऑफ मनी होते जाएगा उतना टाइम वैल्यू, ऑब्वियसली उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम का दाम है वो कम होते जाएगा। सिमिलरली तुम यहाँ भी सोच सकते हैं ऐसे ही सिमिलर फैशन में, 28.49 है, स्ट्राइक प्राइस इज 24, दिस इज आईटीएम, आईटीएम है, तो यू कैन चेक 28.49 माइनस 24 विच इज 4.49 इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू, जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज टाइम वैल्यू। दिस 28.49 वर्सेस 25, दिस इज ऑल्सो आईटीएम, 31 और 28.49, दिस इज आउट ऑफ द मनी, टाइम वैल्यू। नेक्स्ट 74.98 वर्सेस 80, ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी, शेयर प्राइस इज लेस देन, शेयर प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, 74.98 वर्सेस 75, दिस इज एक्चुअली व्हाट, एटीएम एट द मनी। अरे 74.98 जो है वो 75 के आसपास है ना, तो एट द मनी है, एट द मनी में क्या टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, देख लो 2.45 एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट 80, 74.98 वर्सेस 80, दिस इज एक्चुअली व्हाट, आउट ऑफ द मनी, दिस इज व्हाट, टाइम वैल्यू, परफेक्ट, क्लियर है। सिमिलरली पुट में भी सोच सकता है, जो कॉल का आईटीएम होगा वो पुट का ओटीएम होगा, यहाँ पे कॉल इन दी मनी होगा, देयर द पुट विल बी आउट ऑफ द मनी, इज इट फाइन, बिकॉज इफ स्ट्राइक प्राइस इज 87.5 एंड इफ शेयर प्राइस इज 93.93, so this will be what, out of the money, जैसे यहाँ पे इन दी मनी बोले थे, इट विल बी आउट ऑफ द मनी, परफेक्ट, चीज समझ में आ रहा है। एक बार ऐसे टाइम इन्वेस्ट करना इनिशियली जरूरी है, सिर्फ फायदा क्या होता है, माइंड ओपन होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, Nunes considers the following option strategies relating to IZD। अब मेन चीज पे चलता है, जो क्वेश्चन पूछेगा पूरा IZD के ऊपर में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज शी इज कंसिडरिंग। स्ट्रैटेजी नंबर 1, कंस्ट्रक्टिंग अ सिंथेटिक लॉन्ग पुट पोजीशन इन IZD। सिंथेटिक लॉन्ग पुट, सबसे पहला सिंथेटिक लॉन्ग पुट का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक लॉन्ग पुट मींस पी प्लस को अपने कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं, पी प्लस, बताओ कैसे करेंगे, आपसे मेरे को अब आंसर चाहिए। आपको याद होगा अपने एक चीज डिस्कस किए थे सिंथेटिक के अंदर में, एस प्लस पी प्लस इज इक्वल टू सी प्लस, प्रॉफिट वाइज एंड नॉट पे ऑफ वाइज, सो इट्स आस्किंग पी प्लस, तो पी प्लस विल बी व्हाट, सी प्लस एंड एस माइनस, सी प्लस एंड एस माइनस, इज इट फाइन, क्लियर है यहाँ तक।
constructing a synthetic long position in IZD. Next, strategy number 2, buying 100 shares of IZD and writing the April 95 strike call option on IZD. तो ये तो वैसा फील दे रहा है मेरे को, कवर्ड कॉल राइटिंग S प्लस एंड C माइनस. आप IZD का शेयर बाई किया 93.93 का और 95 आउट ऑफ द मनी का कॉल राइटिंग किया है. इज इट फाइन? आउट ऑफ द मनी का कॉल राइटिंग किया है. So this is what covered call writing. Strategy number 3, implementing a covered call position in IZD using the April 97.5 strike option. So this is also covered call writing, but yes, C minus in case of strategy 2 you are doing at 95 and C minus for IZD you are doing at 97.5. This is also covered call writing. ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है. Strategy number 1, first strategy number 1 would require Noons to buy shares of IZD, a put option on IZD, a call option on IZD. बताओ, जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 था सिंथेटिक लॉन्ग पुट, तो आप कॉल बाई करोगे एंड शेयर्स सेल करोगे. यहाँ पे आपको बाई करने बोल रहा है, तो बाई क्या करना है? कॉल. ऑप्शन दिया है शेयर्स शॉर्ट सेल करेंगे. पुट ऑप्शन तो करना नहीं है, मतलब यहाँ पे पुट ऑप्शन तो आपका सिंथेटिक पोजीशन है ना. अ कॉल ऑप्शन ऑन IZD दैट वी नीड्स टू बाई, अपने कॉल बाई करेंगे. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 का C. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, इसको लिख लेते हैं अपने फर्स्ट, therefore ऑप्शन C, कॉल बाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, Noons should expect strategy 2 to be least profitable if the share price of IZD at option expiration. बोला स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो है कवर्ड कॉल राइटिंग, लीस्ट प्रॉफिटेबल, कम से कम प्रॉफिट कब होगा? सोच के बताओ, मेरे को आपसे आंसर चाहिए इस बार. कवर्ड कॉल राइटिंग, कवर्ड कॉल राइटिंग क्या होता है सर? S प्लस एन C माइनस, S प्लस एन C माइनस. देखो, जब ब्रेक इवन प्राइस होता है ना, ब्रेक इवन, S प्लस C माइनस. जब ब्रेक इवन प्राइस होता है, सर ब्रेक इवन प्राइस कैसे निकलता है? शेयर बाई एंड कॉल सेल जब करते हो, इसका ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है? इट इज S0 माइनस C0. शेयर बाई किया और कॉल बेचे, ये मेरा ब्रेक इवन प्राइस होगा. अगर उसके नीचे चला जाएगा शेयर प्राइस, दैट विल बी व्हाट? लीस्ट प्रॉफिटेबल. S0 माइनस C0 विल बी योर ब्रेक इवन प्राइस. अगर शेयर का दाम स्लिप होकर नीचे चला जाता है तो सर वहां पे लॉस होगा. चीज समझ में आ रहा है? परफेक्ट. ऑप्शन में दिया लेस देन 91.26. चलो एक बार बुद्धि लगाओ, ब्रेक इवन प्राइस निकालते हैं. 93.93 माइनस कॉल ऑप्शन का दाम, 95 का कॉल बेचा है ना, 95 का, तो 2.67 माइनस 2.67, बताओ कितना आएगा? 93.93 माइनस 2.67, 91.26. दिस इज ब्रेक इवन प्राइस. इफ शेयर का दाम 91.26 से कम हो जाता है तब तो सर लॉस होगा, तब तो सर लॉस होगा. इज इट फाइन? और अगर इसके ऊपर रहता है, 91.26 से ऊपर रहता है तो फायदा, 91.26 से ऊपर रहता है तो फायदा ना. इज इट फाइन? क्योंकि आपने 93.93 पे शेयर बाई किया, लेकिन आपने कॉल भी बेचा 2.67 पे. चलो देखते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शंस में. Based on exhibit number 1, Noon should expect strategy 2 to be least profitable if the share price of IZD at option expiration is less than 91.26. Yes, it will be least profitable. Option A is correct. Option number B, between 91.26 and 95, तब तो प्रॉफिट होगा. सर कैसे? अरे कोई भी एक बीच का नंबर ले लो, से 94 ले लो, एक बार 94 ले लो, बुद्धि लगाते हैं. सर अगर शेयर का दाम 94 हो गया, शेयर का दाम अगर 94 हो गया ST, तो सर जो शेयर मैंने खरीदा था 93.93, उसमें फायदा दिख रहा है आपको? और सर जो कॉल मैंने बेचा था 95 वाला एट द रेट ऑफ 2.67, तो सर 95 का कॉल बेचा था ना, शेयर का दाम तो उससे कम है, तो कॉल एक्सपायर 2.67 का फायदा. तो यहाँ पे शेयर में भी फायदा, कॉल में भी फायदा, तो यहाँ पे तो फायदा आपसे लीस्ट प्रॉफिटेबल पूछ रहा है. नेक्स्ट, मोर देन 95, अगर सर 95 के ऊपर हो गया, से 96 हो गया, यहाँ पे ये 96 हो गया, शेयर में फायदा आपको दिख ही रहा है. कितना का फायदा बताना? 93.94, 2.07. और सर कॉल एक्सरसाइज हो गया अगेंस्ट अस, ठीक है, तो अपने को कॉल में देना पड़ेगा 96 माइनस 95,
1 देना पड़ेगा, बट अपने रिसीव करके रखे 2.67, तो 1.67 इसमें फायदा कॉल में और 2.07 शेयर में फायदा, तो वो तो प्रॉफिट है दोनों तरफ। ऑप्शन बी सी तो प्रॉफिट वाला सिनेरियोज है, ऑप्शन नंबर ए में लीस्ट प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि एक बार आपका शेयर प्राइस 91.26 के नीचे गया, यू विल हैव व्हाट, लॉस। क्लियर है? जो अपने टेबल बनाते थे, इफ यू रिमेंबर, पे ऑफ वगैरह का टेबल बनाते थे, ये वैसा ही समय, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपने टेबल बनाते थे ना, शेयर प्राइस अलग अलग लेते थे, उसके बाद पे ऑफ निकालते थे, कॉल पे प्रॉफिट लॉस निकालते थे, प्रीमियम लेते थे और लास्ट में प्रॉफिट लॉस, वैसा ही समय ये। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आई होप अगर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो आप आंसर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टिक। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, द ब्रेक इवन share price of strategy number 3 is closest to, strategy number 3 was also covered call writing, strategy number 3 was also covered call writing, obviously अलग अलग दाम है, तो covered call writing का break even price will be share minus call option। आई होप कोई बच्चा फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहा है, अगर तुम मगअप कर रहा है देन तुम कहीं ना कहीं फंस जाएगा, इतना सारा फॉर्मूलाज है, तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि सर अगर शेयर का दाम गिर जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम तो आई हैव अ लॉस ऑन द शेयर पार्ट, बट आई हैव कॉल प्रीमियम टू एंजॉय, तो वो नलीफाई हो जाएगा, सो दैट विल बी माई ब्रेक इवन प्राइस S minus C0। वो लॉजिक था अपना। स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज implementing a covered call position in IZD using the April 97.5 strike option, 97.5 strike option ये रहा, तो 93.93 minus 1.68, 93.93 minus 1.68 कितना आएगा बताइएगा प्लीज। 93.93 minus 1.68, this will be 92.25, this will be 92.25, is it fine? This will be your break even price, please don't mug up the formula। And if say question number 3 is asked in your exam, ठीक है, options are not given, you have just written that you have to calculate the break even share price of strategy number 3, what you need to do in your exam, because you will be typing, right, you will be typing on your laptop, so you don't require to write all this, you just have to write 92.25, the final answer, that's it। Even though if you are writing all this covered call writing break even price S0 minus C0 is equal to the 93.93 minus 1.68 is equal to 92.25, the marks which you will get after writing this versus directly writing the answer will remain the same, there will be no marks deduction for you। Are you able to understand? What you can write maximum is that break even price in case of covered call writing is 92.9 92.25, for the calculation part you just have to write the final answer, that's it। I hope my point is clear। So I have given you a hint also how you need to write in your exam, if they ask you in terms of calculation just have to mention the final answer, that's it। Next, question number 4, based on exhibit number 1, the maximum loss per share that would be incurred by implementing strategy number 4, strategy number 4 we need to discuss, okay, it's asking for maximum loss, आपका maximum loss क्या होगा strategy 4, let's read। Nunes next reviews the following option strategies relating to QWY, QWY is the second company, perfect, QWY, strategy number 4, implementing a protective put position, what was protective put, S plus P plus, P plus will generally will be at what, out of the money, implementing a protective put position in QWY using the April 25 strike option, April 25 strike option will be this and premium will be 3.96, what is the maximum loss in case of protective put, anyone? प्रोटेक्टिव पुट में आपका मैक्सिमम लॉस क्या होता है, मगअप नहीं चाहिए मेरे को, एकदम भी मगअप नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, लेवल 3 में तुम पास हो जाएगा लेकिन रियल लाइफ में फेल होते जाएगा हर दिन। प्रोटेक्टिव पुट सोचो सर, शेयर बाई किए 28.49 पे, डर लग रहा था शेयर का दाम गिरने का, तो सर एक पुट बाई कर लिए 25 का, 25 स्ट्राइक प्राइस का पुट बाई कर लिए। ओ सर अगर शेयर का दाम गिरा तो 28.49 अप टू 25 तक नो प्रोटेक्शन,
because you have bought the put option at 25, but if the share price falls below 25, you have put option to save you. But yes, this is unsaved. This is known as what? Deductible. ये तो बोलते हैं deductible. Protective put is like buying an insurance where your full share price is not insured, but the amount at which you have taken the put option, to that extent you have a protection. तो अपने को प्रोटेक्शन है 25 के नीचे, एंड यहाँ तक क्या? नो प्रोटेक्शन. कितना अमाउंट है बताना इसका? दिस शुड बी 3.49. दिस विल बी योर लॉस प्लस पुट ऑप्शन यू हैव बॉट, राइट? मैक्सिमम लॉस क्या होगा कि शेयर प्राइस अगर नीचे की तरफ चला जाए तो 3.49 प्लस पुट ऑप्शन जो अपने बाई किया, दैट्स अ संक कॉस्ट, दैट प्रीमियम अमाउंट. हाउ मच इज द प्रीमियम for 25? 3.96. Therefore max loss will be 3.49 plus 3.96. 3.49 plus 3.96. 7.45. 7.45. Based on exhibit number 1, the max loss per share that would be incurred by implementing strategy 4. गलती किया क्या हमने? पर मैं चेक कर रहा हूँ. वो अच्छा, आई थिंक कॉल का ले लिया था मैंने, सॉरी, कॉल का प्रीमियम ले लिया. इट विल बी 0.5. ठीक है, पुट का लेना है ना, विल बी 0.5. 3.49 plus 0.50 will be 3.99. 3.99 will be the answer. Option number B is correct. Next, question number 5. Strategy 5 is best described as collar, straddle, bear spread. Let's check strategy number 5. Buy 100 shares of QWY, buying the April 24 strike put option. QWY का प्राइस क्या चल रहा है? 28.49. परफेक्ट. एंड यू आर बाइंग 24 आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन एंड राइटिंग 31 ऊपर का कॉल ऑप्शन. 31 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन. तो आपने आउट ऑफ द मनी का पुट बाई किया एंड कॉल ऑप्शन आपने सेल किया शेयर बाई करने के बाद. इसको तो अपने क्या बोलते हैं? कॉलर. कॉलर ना. एक होता है जीरो कॉस्ट कॉलर. अगर आप वैसा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो जहां पे पुट का प्रीमियम एंड कॉल का प्रीमियम इज सेम, then it is known as zero cost collar. But they have, I don't think they have chosen that type of collar जहाँ पे प्रीमियम सेम है. 24 का प्रीमियम है 0.35 एंड यहाँ पे है 0.32. नो, ठीक है, तो इट्स नॉट अ जीरो कॉस्ट कॉलर, बट यस इट्स अ कॉलर बिकॉज इट इज S plus, P plus and C minus. स्ट्रैटेजी 5. तो 24 स्ट्राइक प्राइस का आपने आउट ऑफ द मनी का पुट बाई किया एंड आपने 31 स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल किया. स्ट्रैटेजी नंबर 5. स्ट्रैटेजी 5 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कॉलर. स्ट्रैडल तो अलग होता था, एट द मनी का आप कॉल और पुट बाई कर रहे हो एंड कॉल एंड पुट सेल कर रहे हो. लॉन्ग स्ट्रैडल वर्सेस शॉर्ट स्ट्रैडल. बियर स्प्रेड तो एकदम अलग है, यहाँ पे तो कोई बात है ही नहीं. वहां पे तो यू शुड हैव सेम ऑप्शन ना, कॉल कॉल पुट पुट. Next, question number 6. Based on exhibit number 1, strategy 5 offers unlimited upside. Strategy 5 क्या unlimited upside होगा? बिल्कुल भी नहीं, because you have done S plus and you have sold the call option ऊपर का. तो सर अनलिमिटेड पोटेंशियल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर अगर शेयर का प्राइस बढ़ा भी 31 के ऊपर तो बढ़ेगा नहीं, मतलब बढ़ेगा बट आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज यू हैव डन C माइनस ऑल्सो. अनलिमिटेड अपसाइड है नहीं एकदम भी. अगर ये सिर्फ S plus P plus करता, if he would have done S plus and P plus, then we would have told yes there is unlimited upside. But since he has sold call option ऊपर का, तो सर अनलिमिटेड अपसाइड को वो क्या फोरगोन कर लिया, मतलब फोरगो कमा नहीं सकता उससे ज्यादा वो.
अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 2.48 पर शेयर। चलो चेक करते हैं। शेयर बाई किया 28.49 का, पुट ऑप्शन बाई किया 0.35 का, ठीक है, P0, और कॉल ऑप्शन सेल किया है 0.32 का। सोचते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, मैक्स प्रॉफिट। सर अगर शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, 28.49 से ऊपर चला गया, 32 33 हो गया, बट सर अपने तो कॉल बेचे हुए 31 पे, उसके ऊपर में तो अलाउड नहीं होगा, तो 31 माइनस 28.49। लेकिन सर अपने यहाँ पे एक कॉल सेल किए थे स्टार्टिंग में और पुट बाई किए थे, तो मेरा इनिशियल आउटफ्लो भी है। एक सेकंड रुको, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स राइट इनिशियल आउटफ्लो, उसके बाद वी विल डू इनिशियल आउटफ्लो will be 0.35 minus 0.32. This will be 0.03. Now, max profit. If share price increases, अभी तो होगा ना, share price increases, max profit will be 31 minus 28.49. क्योंकि 31 के ऊपर गया तो शेयर से पैसा आएगा, कॉल से पैसा जाएगा, माइनस यू हैव पेड दिस मच ऑफ अमाउंट इनिशियली। कितना आएगा बताना। This will be 31 minus 28.49 minus 0.03, 2.48. This will be 2.48. Is it fine? 2.48 was your question number 6. A maximum profit of 2.48 per share. Perfect. Question number 6. ये अपने कैसे लिखे यार? क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 was कॉलर और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस इफ द QWY share price falls below 28.14. नो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस तो तभी होगा ना इफ द शेयर प्राइस फॉल्स बिलो 24, बिकॉज 28.49 माइनस 24 तक तो देर इज नो प्रोटेक्शन, राइट, उसके नीचे देर विल बी अ प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1 the break even share price for strategy 6 is closest to break even share price for strategy number 6। चलो strategy 6 रीड करते हैं। implementing a bear spread in QWY using the April 25 and April 31 strike options। implementing a bear spread, बट ये तो नहीं बोला कॉल या पुट, क्वेश्चन में बोला है क्या ये लोग? ब्रेक इवन शेयर प्राइस फॉर स्ट्रैटेजी 6, बट ये तो नहीं बोला कि कॉल से करना है या पुट से करना है, क्योंकि बियर स्प्रेड कैन बी एप्लीकेबल टू बोथ। QWY implementing a bear spread in QWY using the April 25 and April 31 strike option। गलत है होगा यहाँ पे क्वेश्चन, बोला ही नहीं है कॉल है या पुट है। यूजिंग व्हाट, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, कैसे अपने जज करेंगे? ये तो दोनों स्ट्राइक प्राइस के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में भी ये लोग मेंशन नहीं किया है क्या? द ब्रेक इवन शेयर प्राइस फॉर स्ट्रैटेजी नंबर 6। कैसा क्वेश्चन बनाया है ये लोग? QWI में तो कॉल और पुट दोनों है मेरे पास, तो हाउ वुड आई डिसाइड कि कौन सा से बियर स्प्रेड से आंसर आएगा, कॉल बियर स्प्रेड या पुट बियर स्प्रेड? एक बार मैं डायरेक्टली आंसर चेक कर रहा हूँ प्लीज। हाँ,
क्योंकि तुम समझ ही गया होगा यहाँ पे क्या मतलब गड़बड़ है स्ट्रैटेजी नंबर 6 के अंदर में। एक बार आंसर चेक करते हैं ये लोग कैसे सॉल्व किया, कॉल लिया या पुट लिया उसके हिसाब से। बट यहाँ पे ये लोग का गलती है इसके अंदर में, ये लोग को लिखना चाहिए था कॉल या पुट। सर एग्जाम में होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेना उसका। स्ट्रैटेजी 6 इज अ बियर स्प्रेड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग पुट एंड शॉर्ट पुट। तो बियर स्प्रेड से अपने ये कैसे जज करेंगे कि पुट ऑप्शन के लिए बोला है? बियर पुट स्प्रेड बोलता देन वी वुड हैव मतलब टुक दी कॉल कि चलो पुट लेना है। बट बिना इसके कैसे अपने डिसाइड करेंगे? कॉल भी ले सकता था मैं तो यहाँ पे। ठीक है चलो एक बार पुट लेके करते हैं। बट ये गलत है सब, मतलब प्रिंटिंग में यहाँ पे गड़बड़ है। तुम एग्जाम के लिए प्लीज वो सब टेंशन मत लेना सर क्या करना है। बियर स्प्रेड इन क्यू डब्ल्यू वाई यूजिंग द अप्रैल 25 एंड अप्रैल 31 स्ट्राइक ऑप्शन विल बी योर क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला बियर स्प्रेड 25 एंड 31। पहले पुट ऑप्शन का वो लिख लो, प्रीमियम 25 और 31 पे। 25 पे 0.50 है एंड 31 पे यू हैव 3। और बियर स्प्रेड है, बियर स्प्रेड नॉर्मल होता है इफ यू रिमेंबर। ठीक है तो सर अपने जो 31 का है उस पे पी प्लस करेंगे एंड नीचे वाले पे अपने पी माइनस करेंगे। पूछा क्या निकालने के लिए, व्हाट दे हैव टोल्ड। द ब्रेक इवन शेयर प्राइस फॉर स्ट्रैटेजी 6। ब्रेक इवन शेयर प्राइस निकालना इट्स वेरी इजी। सबसे पहला इनिशियल आउटफ्लो होगा या इनिशियल इनफ्लो। देखो बियर स्प्रेड इज द नॉर्मल स्ट्रैटेजी सो देयर विल बी इनिशियल आउटफ्लो। हाउ मच विल बी इनिशियल आउटफ्लो? 3 माइनस 0.5 2.50। आपने पुट प्रीमियम खरीदा 3 का एंड यू हैव सोल्ड पुट वर्थ 0.50, तो 0.50 you have received, initial outflow will be 2.5। what if the share price falls? The share price falls तो 31 minus 25 you are protected। सॉरी मैक्सिमम गेन नहीं निकालना था यहाँ पे, तो अपने को वो निकालना है ना ब्रेक इवन। हाँ ब्रेक इवन प्राइस निकालना है। ब्रेक इवन प्राइस मतलब वेयर देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर अगर 31 माइनस 2.5 हो गया अंडरलाइन का दाम विच विल बी 28.5 क्या 28.5, यस 28.5 हो गया। तो सर पुट में मेरे को 31 माइनस 28.5 आएगा 1.5, सॉरी 31 माइनस 28.5 आएगा विच विल बी 2.5। लेकिन मेरा इनिशियल आउटफ्लो हुआ है 2.5, तो माई ब्रेक इवन प्राइस विल बी 28.5 विच विल बी हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस योर इनिशियल आउटफ्लो। 28.5 will be your break even। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Based on exhibit number 1, the maximum gain per share that could be earned if strategy number 7 is implemented। strategy 7 में we need to calculate maximum gain। चलो देखते हैं। strategy 7 writing both the April 75 strike call option and April 75 strike put option। देखो 75 का आप कॉल भी बेच रहे हो और पुट भी बेच रहे हो, ये कौन सा स्ट्रैटेजी हो गया? कौन सा स्ट्रैटेजी जहां पे आप सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेच रहे हो और पुट बेच रहे हो? दिस इज शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल व्हाट विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट? यू प्रे कि यार शेयर प्राइस जो है ना वो 75 के आसपास ही रहे सो दैट यू ईट अवे द प्रीमियम। व्हाट इफ द शेयर प्राइस राइजेस, इफ बढ़ता है या गिरता है इन एक्सट्रीम सिनेरियोज देन देयर विल बी अनलिमिटेड लॉस। याद है शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर में तुम चाहता है शेयर का प्राइस सर जिस स्ट्राइक प्राइस पे अपने कॉल और पुट बेचे उसके आसपास रहे सो दैट जो ऑप्शन है वो एक्सपायर कर जाए एंड वी गेट द इंटायर प्रीमियम। तो मैक्सिमम गेन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम सी माइनस पी माइनस। चलो देखते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 7 एंड किसका पूछा? एक्सडीएफ का। एक्सडीएफ का ओके मतलब थर्ड वाले का 75 का ये रहा।
तो 2.54 प्लस 3.22 कितना आएगा? 2.54 plus 3.22. 5.76 will be your max gain. Option number B is correct. Question number 8. Max gain. Strategy क्या है? Short straddle. 5.76. आपको एग्जाम में फाइनल आंसर लिखना है प्लीज, हाँ, ये अपने क्लास के लिए लिख रहे हैं ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए सब कुछ. नेक्स्ट, based on exhibit number 1, the best explanation for Noons to implement strategy number 8 would be that between February and December expiration dates, she expects the share price of XDF to decrease, remain unchanged or increase. चलो रीड करते हैं. स्ट्रैटेजी 8, लास्ट स्ट्रैटेजी, writing the February 80 strike call option and buying December 80 strike call option on XDF. So what you are doing, you are writing the call option at 80 and you are buying the call option at 80 but of different expiry. February पे you are doing C minus and December पे you are doing C plus. This is actually what long calendar spread. Long calendar spread. सर जहाँ पे अपना अंडरलाइन भी सेम होता है, स्ट्राइक प्राइस भी सेम होता है, बट मेच्योरिटी क्या होता है अलग अलग. एंड दूर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं लॉन्ग है कि शॉर्ट है. तो ये दूर वाला क्या है, दिसंबर है, तो सर यहाँ पे क्या किया लॉन्ग. सो इट इज लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड. तो लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड अपने कब करते हैं सर, जब अपने को लगता है शेयर प्राइस मोटा मोटी शॉर्ट टर्म में 80 के आसपास रहे, बट लॉन्ग टर्म में सर हो सकता है मेरा जो वोलेटिलिटी है वो क्या हो, बढ़े. ठीक है, या यहाँ पे तो 80 है ना, तो आप क्या चाहोगे कि प्राइस क्या हो, बढ़े. कॉल ऑप्शन बाई किया आपने, बट मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कब होगा, इफ द शेयर प्राइस रिमेन्स नियर व्हाट, स्ट्राइक प्राइस ऑन मैच्योरिटी. So based on exhibit number 1, the best explanation for Noons to implement strategy 8 would be that between February and December expiration dates, she expects the share price of XDF to decrease, remains unchanged and increase. Okay, February वाला एक अपने February का कॉल बेचे और दिसंबर का कॉल खरीदे, तो सर अपने तो चाहते हैं February वाला जो कॉल है वो एक्सपायर हो जाए, बट February वाला कॉल तो तभी एक्सपायर होगा जब शेयर प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड. तो आपसे फेब्रवरी वाला नहीं पूछा, आपसे दूर वाला पूछा है, फेब्रवरी एंड दिसंबर. तो वो क्यों कर रहा है फेब्रवरी एंड दिसंबर का, जो दिसंबर का कॉल बाई किया क्यों किया है, उसको लगता है शेयर का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा फेब्रवरी से दिसंबर के बीच में. इज इट फाइन, ये समझ में आ रहा है. इट्स नॉट आस्किंग फॉर द शॉर्ट टर्म, इट्स आस्किंग फॉर द लॉन्ग टर्म, फेब्रवरी एंड दिसंबर के बिटवीन वाला. तो यू हैव डन सी प्लस बाई थिंकिंग दैट शेयर प्राइस गोना व्हाट, इंक्रीज. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. Over the past few months, Nunes and Pereira have followed news reports on a proposed merger between XDF and one of its competitors. जी समझ में आ रहा है, बोले लोग न्यूज वगैरह में देखा है that there is a proposal that XDF and one of its competitor gonna merge. अभी तक वो नहीं आया एकदम परफेक्ट न्यूज फ्रॉम द कंपनी, बट यस रूमर्स है इसको लेके. और जब भी रूमर्स होता है तो अपने को पता क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, आईवी इंक्रीजेस. और अगर आईवी लगता है तुमको इंक्रीज होगा तो कौन सा स्ट्रैटेजी करो, आईवी. अगर तुमको लगता है वेगा बढ़ेगा तो सर कौन सा स्ट्रैटेजी करो, लॉन्ग स्ट्रैडल. जब अपने बात किए थे बजट अनाउंसमेंट को लेके कि मेरे को लगता है डिफेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ ये लोग अच्छा कर सकता है, तो ऑब्वियसली सर जब अपने बात करें डिफेंस सेक्टर में, मतलब बजट में ऐसा कुछ आया डिफेंस सेक्टर में अच्छा करेगा तो सर दाम बढ़ेगा, और अगर नहीं अच्छा कुछ भी प्रपोजल किया तो दाम गिरेगा. तो सर बेस्ट है क्या करो, लॉन्ग स्ट्रैडल करो, C plus and P plus. A government antitrust committee is currently reviewing the proposed merger. हरफिंडल इंडेक्स में ये टर्म आया था, a government antitrust, if you remember, level 1 is currently reviewing the potential merger की merger announce, मतलब merger होगा कि नहीं होगा. Pereira expects the share price to move sharply upward or downward depending on whether the committee decides to approve or reject the merger next week. चीज समझ में आ गया कि अगर कमिटी अप्रूव कर देता तो प्राइस गोना इंक्रीज, एंड इफ दे रिजेक्ट प्राइस गोना डिक्रीज. जो होगा एक्सट्रीम होगा. Pereira asked Nunes to recommend an option trade that might allow the firm to benefit from a significant move in the XDF share price regardless of the direction of the move. तो उसको एक स्ट्रैटेजी रिकमेंड करो जहां पे सर कुछ भी हो, शेयर प्राइस क्या तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो, वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी हो जिससे बेनिफिट हो. तो दिस इज प्योरली व्हाट, लॉन्ग स्ट्रैडल. The option trade that Nunes should recommend relating to the government
कमिटी डिसीजन इज कॉलर, बुल स्प्रेड, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करके, कहीं भी नहीं अटका होगा तुमको लग रहा होगा यार कितना इजी क्वेश्चंस है। अपने एक आइटम सेट किए, कहीं भी अपने को लगा कि यार ये टफ है, एकदम भी नहीं। और मैं तो अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो ये जो आइटम सेट जब तुम खुद से करेगा मे बी 15 मिनट में तुम्हारा आइटम सेट कंप्लीट हो जाएगा। आइडली इट विल टेक 15-20 मिनट्स मैक्स, इतना फास्ट होने वाला आपके लिए। बट अपने क्लास के अंदर में बोलते हैं ना एकदम सफिशिएंट टाइम डिवोट की, इतना सारा क्वेश्चंस किए, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट समझे, तब देखो उसका आउटकम क्या निकल रहा है। आपको बताया था मैंने कि नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में समझ में आने वाला हो, तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्लास में जो इतना ज्यादा अपने एफर्ट दिए, सम्स कोर का एग्जाम्पल्स ये वो करने के बावजूद देखो यहाँ पे आपका जो कोर रीडिंग का चैप्टर एंड क्वेश्चन है कितना इजीली हो रहा है आपका। फर्स्ट आइटम सेट तो शांति से हुआ, नेक्स्ट आइटम सेट पे देखते हैं कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 16, 11 to 16। चलो देखते हैं, डेटा रीड करते हैं पहले थोड़ा, उसके बाद वी विल कम बैक। स्टैनली कुमार सिंह, कोई इंडियन नेम आया है। स्टैनली कुमार सिंह CFA इज द रिस्क मैनेजर एट SKS एसेट मैनेजमेंट। तो इज द रिस्क मैनेजर कौन? सिंह। ही वर्क्स विद इंडिविजुअल क्लाइंट्स टू मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वन क्लाइंट, Chairman Hopewell, is worried about how short-term market fluctuations over the next 3 months might impact his equity position in Walnut Corporation। थोड़ा सा हेवी हो गया होगा, बिल्कुल हेवी करना नहीं है। रिस्क मैनेजर कौन है? सिंह, ठीक है। उसका क्लाइंट है जिसका नाम है होपवेल, जिसको सर शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन से डर लग रहा है बिकॉज उसका इक्विटी पोजीशन है किसके अंदर में? वॉलनट कॉर्पोरेशन में। दैट्स इट, स्टोरी क्लियर है। Although Hopewell is concerned about short-term downside protection, पूरा वो concerned है about downside protection को लेके, he wants to remain invested in Walnut shares because he remains positive about its long-term performance। पूरा है, for example, मैं वॉलनट कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया हुआ हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वॉलनट को, बट मेरे को शॉर्ट टर्म में डर लग रहा है कि अगर प्राइस गिर गया तो तुम क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेगा? बुद्धि से बोलो, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेगा? सर बेस्ट है अपने प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे। प्रोटेक्टिव पुट इज फाइन, S+ और नीचे का P+, सर उससे तो पैसा जाएगा। अगर तुम्हारा मन है तो एक ऊपर का कॉल सेल कर दो, एक ऊपर का कॉल सेल कर दो सर, एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस का जिसका P+ से जो पैसा गया है वो C- में आ जाए। जीरो कॉस्ट कॉलर, जीरो कॉस्ट कॉलर। बट प्रॉब्लम क्या है जीरो कॉस्ट कॉलर में? यू फॉरगो दी अपसाइड, क्योंकि तुम C- किया ऊपर का, तो अगर शेयर प्राइस बढ़ा तो सर C- में जो लॉस होगा S+ में वो उतना पैसा आ जाएगा। बट यहाँ पे तुमको क्या बोला है उसको, ऊपर का आई थिंक था ना, ऐसा कुछ था कि उसको जो नीचे का प्राइस है वो प्रोटेक्ट करना है, बट ऊपर के तरफ उसको पूरा का पूरा ओपन रखना है। यहाँ पे कहीं तो था, इज कंसर्न अबाउट शॉर्ट, हाँ। Although Hopewell is concerned about short-term price movement, he wants to remain invested in Walnut shares because he remains positive about its long-term performance। मतलब he does not want to forgo the upside। तो सर बेस्ट है उसको S+ P+ रिकमेंड करेंगे। बट तुम्हारा क्लाइंट बोलता है यार P+ करने से तो पैसा जाएगा, तो ऐसा कुछ करना जहाँ पे P+ तुम करेगा प्रीमियम जाएगा, उतना प्रीमियम आ जाए, तब अपने बोलेंगे सर उसको कॉलर रिकमेंड करेंगे। बट उसको ये चीज बताना कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो तुम C- करके रखा है, ठीक है, तो तुम्हारा जो अपसाइड है वो फॉरगो हो जाएगा। सारा चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्यों उसको S+ P+ रिकमेंड करेंगे रेदर उसको कॉलर, क्योंकि सर उसको अपसाइड पोटेंशियल रखना है, तो उसको सर प्रोटेक्टिव पुट रिकमेंड करने वाले हैं अपने। Hopewell has asked Singh to recommend an option strategy that will keep him invested in Walnut shares while protecting against a short-term price decline। बोला उसको ऐसा स्ट्रैटेजी बता जिसमें वॉलनट शेयर्स में वो इन्वेस्ट करके रखे, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म जो प्राइस डिक्लाइन है उससे प्रोटेक्शन मिल जाए। बेस्ट S+ P+। Singh gathers the information in exhibit number 1 to explore various strategies to address Hopewell concern। एग्जिबिट नंबर 1 में डेटा वेटा दिया होगा ये लोग, ये रहा। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ पूछा है क्या? The option strategy Singh is most likely to recommend to Hopewell is a collar, covered call, protective put। Option number C, protective put। Sir, why not covered call? S+ C-, सर C- भी तो नीचे के लिए बचाता है। अरे बाबा नीचे के लिए कितना बचाएगा C-? अगर शेयर का दाम गिर जाता है तो C- कॉल विल लैप्स और तुमको सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ऑप्शन प्रीमियम तक। बट पुट बाई किया है तब तो सर अच्छा खासा
मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर कॉलर किया है तो प्रॉब्लम क्या होगा, सी माइनस ऊपर की तरफ किया, अपसाइड फॉरगो हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ कवर्ड कॉल अपसाइड फॉरगो हो जाएगा, जिसको नहीं करना था उसको अपसाइड का पोटेंशियल रखना है, लेकिन नीचे का डाउनसाइड उसको बचाना है, तो बेस्ट उसको ऑप्शन नंबर सी अपने सजेस्ट करने वाले प्रोटेक्टिव। कोई के मन में नहीं है सर कॉलर भी तो बोल सकते थे, उसका तो खर्चा कम लगता है, नहीं बोलेंगे भाई, अपसाइड फॉरगो हो जाएगा। ऐसा बाद में आता है डाउट्स बच्चों के मन में, कोई अगर ढंग से पढ़ता है ना स्ट्रैटेजी तो उसके मन में आएगा यार अगर मैं अपने लिए सोचूं, मेरे लिए यार मैं से अंबुजा सीमेंट का शेयर बाई किया हुआ हूँ, मेरे को डर लग रहा है शेयर प्राइस नीचे चला जाए तो पुट बाई कर ले, लेकिन सर पुट बाई करेंगे तो मेरा पैसा जाएगा, अपना बुद्धि लगा, बनिया बुद्धि लगा, सर पुट बाई करेंगे तो पैसा जाएगा, चलना कॉल बेचते हैं एक ऊपर का, ताकि जो पुट में मेरा जो प्रीमियम लग रहा है वो कॉल को सेल करके आ जाए। वो बनिया बुद्धि, ये समझ में आ रहा है। बट एट द सेम टाइम तुमको ये पता हो कि तेरा अपसाइड फॉरगो हो जाएगा कॉल बेच के, वो इस बंदे को करना नहीं है, इसके पास पैसा है, बोला अपने एक इंश्योरेंस बाई करता है, विच इज व्हाट बाइंग द पुट। आई होप दिमाग खुल रहा है ये सब चीज से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसा तुम्हारे फैमिली में आएगा तुमसे डिस्कस करने के लिए, तो तुमको ये सब चीज बोलते हैं ना एकदम मुंह जवानी पता होना चाहिए कि क्या करने से क्या होगा। वो तुमको बोलेगा कि यार मेरे को बचाना है पैसा बट मेरे को प्रीमियम नहीं देना है, तो उसको कॉलर दिलवा। नेक्स्ट, अनदर क्लाइंट French is a trader who does not currently own shares of Walnut Corporation. Another client है French who is not holding the shares of Walnut Corporation. French has told Singh that he believes that Walnut shares will experience a large move in the price after the upcoming quarterly earnings. बोला सर जो ट्रेडर है फ्रेंच, वो जो सिंह है उसको बोला है कि उसको लगता है ही बिलीव्स दैट वॉलनट शेयर्स गोना एक्सपीरियंस अ लार्ज मूव इन द प्राइस। लार्ज मूव मतलब मे बी अपसाइड और मे बी डाउनसाइड, प्लीज अंडरस्टैंड। लार्ज मूव बोला है, ये नहीं बोला है सर लार्ज अपसाइड मूव या लार्ज डाउनसाइड मूव, तो सर लार्ज मूव बोला है इन प्राइस आफ्टर द अपकमिंग क्वार्टरली अर्निंग्स। लार्ज मूव से तो क्या फील आता है, स्ट्रैडल करने का, लॉन्ग स्ट्रैडल। रिलीज इन द 2 weeks। फ्रेंच ऑल्सो टेल सिंह हाउएवर देयर इज अनश्योर विच डायरेक्शन द स्टॉक विल मूव। को एकदम पूरा का पूरा बोलते हैं ना, और क्या बताएगा, खुल के तो बता दिया कि भाई मूव होगा एक्सट्रीम, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में ये नहीं पता। फ्रेंच आस्क सिंह टू रिकमेंड एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट वुड अलाउ हिम टू प्रॉफिट शुड द शेयर प्राइस मूव इन ईदर डायरेक्शन। परफेक्ट, मतलब इससे इजी दुनिया में और कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है, पूरा बता दिया तुमको। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा हूं मैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट सिंह इज मोस्ट लाइकली टू रिकमेंड टू फ्रेंच इज स्ट्रैडल, बुल स्प्रेड, कॉलर, स्ट्रैडल। इनफैक्ट लॉन्ग स्ट्रैडल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। Based on exhibit number 1, strategy 1 is profitable when the share price at expiration is closest to. We need to check strategy 1. A third client, क्या नाम है, Vanda Tills does not currently own Walnut shares and has asked Singh to explain the profit potential of the 3 strategies using options in Walnut. So they are asking the profit potential in these 3 strategies: a long straddle, a bull call spread, and a bear put spread. In addition, Tills asks Singh to explain the gamma of a call option. Gamma क्या था, शेयर प्राइस के चेंज होने से बताइए डेल्टा में कितना का चेंज, दैट वाज व्हाट गामा। एंड गामा क्या करता है, फ्यूल की तरह प्रोवाइड करता है। एक नोट लिखा है गामा का, याद है ना, एक नोट जो बोला था, नॉलेज वाइज बहुत ज्यादा हेल्प होता है गामा, उस नोट के हेल्प से समझने को। In response, Singh prepares a memo to be shared with Tills that provides a discussion of gamma and presences analysis on 3 option strategies. Strategy 1, a long straddle position at 67.5 strike option. 67.5 पे आपने लॉन्ग स्ट्रैडल किया C प्लस P प्लस, तो देखो शेयर का दाम कितना चल रहा है 67.79, और आपने मोटा मोटी एट द मनी का ही किया, अप्रोक्सीमेटली एट द मनी 67.5 इज क्लोज टू 67.79। इज इट फाइन? तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, एक्सरसाइज प्राइस ये रहा 67.5 का, मार्केट कॉल प्राइस दिया है, मार्केट डेल्टा दिया हुआ है, मार्केट पुट प्राइस दिया हुआ है, पुट डेल्टा दिया हुआ है, तो 1.99 प्लस 2.26, दिस विल बी योर प्राइस टू मेक द लॉन्ग स्ट्रैडल। क्वेश्चन में पूछा क्या था, स्ट्रैटेजी 1 इज प्रॉफिटेबल व्हेन द शेयर प्राइस एट एक्सपायरेशन इज क्लोजेस्ट टू। वो तो ब्रेक इवन प्राइस को ब्रेक करके जाएगा तभी होगा प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन प्राइस को अगर ब्रेक करके जाएगा, चाहे अप चाहे डाउन, तभी तो प्रॉफिट होगा इन केस ऑफ
योर लॉन्ग स्ट्रैडल। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 13। लॉन्ग स्ट्रैडल इनिशियल आउटफ्लो C प्लस P प्लस 67.5 1.99 प्लस 2.26 कितना आएगा बताइएगा? 1.99 plus 2.26. It is 4.25. X is 67.5. Upside break even will be 67.5 plus 4.25 और डाउनसाइड 67.5 माइनस 4.25। इस प्राइस को ब्रेक करके जब शेयर प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तभी आपको फायदा होगा। कितना होगा बताना? 4.25 प्लस 67.5 71.75 नेक्स्ट 67.5 माइनस 4.25 63.25। तो जिस तरफ भी प्राइस मूव करेगा अगर 71.75 के ऊपर जाए 63.25 के नीचे आए देन ओनली यू विल हैव अ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रैडल। So based on exit strategy, one is profitable when the share price at expiration is closest to 63 हाँ 63 तो इसके नीचे है, 63 तो इसके नीचे है ना, तो 63 होगा तब तो प्रॉफिट होगा। 65.24 वो तो इन दोनों प्राइस के बीच में 63.25 वर्सेस 71.75 के बीच में अगर रहता है तो वो तो लॉस रेंज हो जाएगा क्योंकि कॉल एंड पुट एक्सपायर हो जाएगा अल्टीमेटली और आपका आउटफ्लो है। 69.49 इज ऑल्सो इन बिटवीन दिस, तो इसमें भी लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 63 इज लेस देन दी ब्रेक इवन प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1 द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन पर शेयर बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन स्ट्रैटेजी नंबर 2। चलो देखते हैं स्ट्रैटेजी 2। स्ट्रैटेजी 2 क्या है? अब बुल कॉल स्प्रेड पुराने दिन अपने बुल कॉल स्प्रेड कब किए थे? एकदम इनिशियल क्लासेस में, क्लास नंबर 2 वगैरह में। बुल कॉल स्प्रेड यूजिंग द 65 एंड 70 स्ट्राइक ऑप्शंस। 65 एंड 70 स्ट्राइक ऑप्शन बुल कॉल स्प्रेड C प्लस C माइनस, चलो याद करो वो पुराने दिन अपने। C प्लस C माइनस X इज 65 और 70। 65 70 का कॉल प्राइस इज 3.65, 70 का कॉल प्राइस इज 0.91। तो यहाँ पे देयर विल बी इनिशियल आउटफ्लो ऑफ 3.65 माइनस 0.91, बताना कितना आएगा? 3.65 माइनस 0.91 2.74 विल बी योर इनिशियल आउटफ्लो। क्वेश्चन में क्या पूछा चेक करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो बहुत इजी है कि सर अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है 65 से ऊपर बट 70 से ऊपर गया तो कॉल में लॉस और C प्लस से वो पैसा आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता है। 70 माइनस 65, 70 माइनस 65 इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बट ये आपका संक कॉस्ट है 2.74। तो 5 माइनस 2.74 2.26 2.26 will be your max profit. Option number A. Next, question number 15. Based on exhibit number 1 and assuming the market price of walnut shares at expiration is 66, the profit or loss on a per share basis from investing in strategies 3, पूरा strategy 3 में क्या max profit या loss होगा assuming price 66 रह जाता है। तो strategy 3 is about a bear put spread using the 65 and 70 strike options, वैसे ही मिलता जुलता समय। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको।
Question number 15. Bear put x1 x2. Bear put मतलब x2 के बारे में सोचेंगे p प्लस और x1 p माइनस. x क्या है 65 एंड 70 और पुट है ना, तो 65 70 का देखते हैं. ये रहा 1.34 एंड 3.70. 1.34 एंड 3.34 एंड 3.70. परफेक्ट. शेयर का दाम रह जाता है, अच्छा प्रॉफिट और लॉस बोला है, ठीक है. चलो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. इनिशियल आउटफ्लो क्या होगा 3.70 माइनस 1.34. 3.70 माइनस 1.34 2.36. 2.36 इज योर इनिशियल आउटफ्लो और शेयर का दाम बोला 66 रह जाता है एट एक्सपायरेशन. एट 66 सबसे पहला सर ये P प्लस में मेरे को फायदा कितना, P प्लस में सर मेरे को कितना मिलेगा 70 माइनस 66 कितना आएगा ये 70 माइनस 66 4. ठीक है. और ये पुट ऑप्शन तो लैप्स बिकॉज शेयर प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक प्राइस. ये P माइनस वाला ऑप्शन लैप्स तो ये 4 आया 2.36 गया. ये 4 प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ना, 4 आया 2.36 गया 1.64. ये आपका प्रॉफिट होगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Based on the data in exhibit number 1, Singh would advise tills that the call option with the largest gamma would have a strike price. Largest gamma कहाँ होता है at the money. Largest gamma कहाँ होता है with a strike price of at the money. तो at the money क्या है 67.5 है ना. देखो देखो 67.79 शेयर का दाम है. मोटा मोटी 67.5 इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 67.79. तो सर इस स्ट्राइक प्राइस का गामा सबसे क्या होगा हाईएस्ट 67.5 का. 67.5 should be the answer. ये रहा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी लिख लें इस चीज को. एट गामा इज हाईएस्ट therefore 67 point. नेक्स्ट लास्ट आइटम सेट 17 से 23. मजा आ रहा है क्वेश्चंस करके, इजी लग रहा होगा एकदम. और जो रिवाइज करके बैठा है उसके लिए तो एकदम लग रहा होगा यार सर इतना ज्यादा क्यों टाइम दे रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर में. ठीक है, जो रिवाइज करके बैठा होगा उसको तो लग रहा होगा यार ये तो हम खुद से कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकता है तुम खुद से. मैं तो सिर्फ मेरा फोकस आपको थोड़ा बहुत रिवाइज कराते जाऊं पुराना चीज और साथ में अपने प्रैक्टिस करें. अदरवाइज तुम खुद से कर सकते हैं ये सब सारा सम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से 23. क्या नाम है इसका एनगॉक. एनगॉक is an analyst who works for an international bank. Analyst है where she advises high net worth clients on option strategies. Engok prepares for a meeting with a US based client Mani Alim. Okay, बोला है she is an analyst या he or she जो भी होगा and she is preparing a meeting with US based client Alim. Engok notes that Alim recently inherited an account containing a large Brazilian real BRL कैश बैलेंस. पूरा इसको इनहेरिट में मिला है. ठीक है, अलीम को उसका जो क्लाइंट है उसको ब्राजीलियन रियल कैश बैलेंस मिला है. बट वो है कहाँ का यूएस का. वो है कहाँ का यूएस का. उसको दूसरे करेंसी में इनहेरिट हो रहा है पैसा. अलीम इंटेंड्स टू यूज द इनहेरिटेड फंड्स टू परचेज अ वेकेशन होम इन द यूएस. बोला जो उसको ये ब्राजीलियन रियल मिला ना उससे वो क्या प्लान कर रहा है कि यूएस में एक वेकेशन होम परचेज करेगा with an expected purchase price of US dollar 7,50,000 in 6 months. एकदम क्लियर है सर. उसके पास ब्राजीलियन रियल आने वाला और उसको यूएस डॉलर पे करना है कब 6 मंथ्स में. तो सर उसको क्या चीज का डर लग रहा है सर. जब परचेस करेंगे उस समय घर महंगा हो गया तो मतलब डॉलर इंक्रीज हो गया तो. घर महंगा होने का मतलब
सर जहाँ पे अपने जिस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है डॉलर इंक्रीज हो गया तो जो पैसा आ रहा है वो अगर गिर गया तो सर डॉलर पे कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए या फ्यूचर्स बाई कर लीजिए। सर जो मेरा ब्राजीलियन रियल है मेरे को डर लग रहा है गिरने का तो मैं फ्यूचर सेल कर देता हूँ या पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूँ। अरे मेरे को नहीं पता ये लोग क्या पूछेगा बट जितना अपना नॉलेज है वो तो लगाए। सर मेरे को डर लग रहा डॉलर बढ़ने का तो कॉल ऑप्शन बाई कर ले या फॉरवर्ड फ्यूचर्स बाई कर ले। सर मेरे को डर लग रहा है ब्राजीलियन रियल गिर गया तो सर एक काम करना पुट ऑप्शन बाई कर ले या फ्यूचर्स सेल कर दे। इज इट फाइन? क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यहाँ पे रीड करते हैं आगे डेटा। एलिम इज कंसर्न्ड दैट द ब्राजीलियन रियल विल वीकेंड अगेंस्ट द यूएस डॉलर ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बोल दिया, बोला उसको डर लग रहा है कि ब्राजीलियन रियल गिर गया तो या यूएस डॉलर बढ़ गया तो। Engok considers potential hedge strategies to reduce the risk of a possible adverse currency movement over this time period। बोला what strategies she should consider। तो आपने जो बात की है वही होने वाला है, फिर ये कहीं और जा रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार पहले। Which of the following position would best mitigate Alim's concern regarding the purchase of his vacation home in 6 months। बोला कौन सा स्ट्रैटेजी तुम उसको रिकमेंड करेगा ताकि उसको जो परचेज करने का मन है ना वो जो इशू है वो मिटिगेट हो जाए। सबसे पहला सेल एंड एट द मनी 6 मंथ का BRL/USD कॉल ऑप्शन। सबसे पहला सर फोकस किस पे करना है? लेवल 1 लेवल 2 से तुम करेंसी करते जा रहा है और लेवल 3 में भी फिर करेंसी है, ठीक है, बेस करेंसी पे फोकस करना है। तो सर अपने तो चाहते हैं यूएसडी क्या हो, बढ़े। नहीं, सही बोला क्या? अपने तो परचेस करने वाले ना यूएसडी, शायद उल्टा बोल दिया। नहीं सही तो बोल रहा है। मेरे को डर लग रहा है डॉलर बढ़ने का। एक मेरे मन में क्या चल रहा था पता है? जब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ, मैं सोच रहा था मेरा मन क्या कर रहा है। मेरा तो मन कर रहा है डॉलर गिरे ब्राजीलियन रियल बढ़े, बट क्वेश्चन यहाँ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है सर उसको डर लग रहा है तो उसको मिटिगेट करने के लिए वो क्या करेगा। उसको डर लग रहा है डॉलर बढ़ने का तो सर वो कॉल बाई करे, उसको डर लग रहा है ब्राजीलियन रियल गिरने का तो वो पुट बाई करे, ठीक है। बोल रहा सेल एंड एट द मनी डॉलर का कॉल ऑप्शन रॉन्ग, परचेज एट द मनी 6 मंथ BRL पुट ऑप्शन यस। बेस करेंसी पे ध्यान दो BRL, तो ब्राजीलियन रियल का पुट ऑप्शन बाई कर ले क्योंकि उसको वही डर लग रहा है एंड उसी को ही तो मिटिगेट करने बोला है। ऑप्शन सी टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन दी 6 मंथ डॉलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, पूरा उल्टा लिखा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी जो आपने डिस्कस किया उसका ऑपोजिट लिखा है। सर डॉलर मेरे को डर लग रहा है बढ़ने का तो वी कैन इधर बाई दी कॉल ऑप्शन और वी कैन बाई दी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी, जस्ट नीड टू फोकस कि बेस करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1 द मैक्सिमम लॉस पर शेयर ऑफ एनजीओसी रिकमेंडेड PSOL प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन। ओके, प्रोटेक्टिव पुट में तुम्हारा मैक्सिमम लॉस क्या होता है? कोई को याद है तो? सर S प्लस करके रखे और नीचे का पुट भी बाई किया हुआ है तुम। S प्लस P प्लस इज दी ब्रेक इवन पॉइंट। और मैक्स लॉस क्या हो सकता है कि सर अगर शेयर का दाम पूरा का पूरा 0 हो गया प्लस पुट ऑप्शन का दाम, क्योंकि नहीं S प्लस P प्लस का मैक्सिमम लॉस आज तो अपने किए हैं। डिडक्टेबल प्लस पुट प्रीमियम, डिडक्टेबल प्लस पुट प्रीमियम, मैक्स लॉस तो वही होगा। इज इट फाइन? क्वेश्चन मतलब रीड करते हैं डेटा। अलीम होल्ड शेयर्स ऑफ PSOL which has a current share price of 37.41 S0 37.41। Elim is bullish on PSOL in the long term, बोला लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश है। He would like to add to his long position, he would like to add to his long position but is concerned about a moderate price decline after the quarterly earnings announcement next month, right? He wants to hold the share but he is afraid of कि अगर शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत गिर गया तो in next month। NGOC recommends a protective put position with a strike price of 35 using May option। Protective put P plus at X is equal to what? 35। उसका दाम कितना लगेगा? नीचे दिया हुआ आपको मे का, ठीक है, मे मेच्योरिटी का, मे मेच्योरिटी का देख लो यहाँ पे 35 स्ट्राइक प्राइस है, एक्सपायरेशन में पुट प्राइस लगेगा 1.81। अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं और एक बार रीड करके आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
मैक्सिमम लॉस पर शेयर ऑफ एनजीओसीज रिकमेंडेड प्रोटेक्टिव पुट पोजीशन। बताओ क्या होगा। सबसे पहला डिडक्टेबल विल बी व्हाट, मैक्स लॉस। डिडक्टेबल कितना, 37.41 माइनस 35, क्योंकि इतना तक तो यू डोंट हैव अ प्रोटेक्शन, प्लस 1.81, दिस इज अ संक कॉस्ट। कितना आएगा, 37.41 माइनस 35 प्लस 1.81, 4.22, 4.22 will be your max loss. Option number C is correct. Next, question number 19. Based on Exhibit 1, the break-even price per share of NGOC's recommended PSOL protective put. तो यहाँ से निकाल सकते हैं वो तो अपने। ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा, तो ब्रेक इवन प्राइस होगा प्रोटेक्टिव पुट में इस शेयर का प्राइस अगर पुट प्रीमियम जितना इंक्रीज हो जाता है, दैट विल बी योर ब्रेक इवन प्राइस। S0 is 37.41 प्लस P0 is 1.81। शेयर में जो फायदा होगा, पुट मेरा लैप्स हो गया और पुट का प्रीमियम विल बी वेस्ट। 37.41 प्लस 7.41 प्लस 1.81, 39.22, 39.22 will be your break even price. Option number C. This was your question number 19. Next, question number 20. Based on exhibit number 1, the maximum profit per share of NGOC's recommended PSOL bull call spread. Bull call spread max profit निकालना है। आज किए भी अपने ऐसा, पहले डेटा रीड करते हैं एक बार। NGOC's recommended a protective put position with a strike price of 35 using May options and 40 by 50 bull call spread using December options. 40 by 50 मतलब सर 40 lower price 50 higher strike price, 40 lower strike price 50 higher strike price, bull call spread using December options. NGOC's gathers selected PCOL option prices for May and December which are presented in exhibit number 1. चलो देखते हैं 40 और 50 का। क्वेश्चन नंबर 20, बुल कॉल स्प्रेड 40 50, तो 40 में आपने पे किया है 6.5 और कॉल का आपने रिसीव, या बुल कॉल है ना, C प्लस एंड C माइनस, हाँ, यू हैव रिसीव्ड 4.25, therefore initial outflow will be 6.5 minus 4.25, 2.25 will be your initial outflow. आपसे पूछा था मैक्सिमम गेन क्या होगा, मैक्सिमम गेन is 50 minus 40, 10 minus initial outflow will be 7.75. This will be your max gain. Question number 20 का option number B is correct, 7.75. Next, based on exhibit number 1, the break even price per share of NGOC's recommended bull call spread, again break even price, चलो यहीं से निकल जाएगा। ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा सर, जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है 40 प्लस जो मेरा इनिशियल आउटफ्लो है 2.25 विच विल बी 42.25। अगर अंडरलाइन का दाम 42.25 हो जाता है तो सर ये जो मैंने C प्लस खरीदा है तो 42.25 माइनस 42.25 आएगा, 2.25 गया हुआ है, ठीक है, ब्रेक इवन हो जाएगा और 50 तो लैप्स हो जाएगा बिकॉज शेयर प्राइस इज लेस देन 50। समझ में आ रहा है, 42.25 विल बी योर ब्रेक इवन प्राइस। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, based on exhibit number 2, the Nifty 50 index implied volatility data most likely indicate a risk reversal, volatility skew, volatility smile। चलो चेक करते हैं, implied volatility data चेक करना अपने को। पहले एक बार रीड करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ।
Elim also expressed interest in trading options on India's Nifty 50. Patriotic feeling आ रहा है. Nifty 50, National Stock Exchange 50 Index. NGOCs gathers selected 1 month option prices and the IV data which are presented in exhibit number 2. India's Nifty 50 index is currently trading at a level of 11,610. To selected 1 month option price and IV data Nifty 50 all prices in Indian rupee. बहुत आउटडेटेड है ये मटेरियल. अपने तो 26,000 के आसपास है, 25,500. ये लोग दिया 11,610. बहुत पीछे अपना था ये, तो बहुत आगे आ गया इंडिया अभी. तो 11,600. ओके, मार्केट कॉल प्राइस आईवी पे फोकस करना है. इम्प्लाइड कॉल वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड पुट वोलेटिलिटी. पूछा क्या था, कॉल को लेके या ये लोग पुट को लेके? The Nifty 50 implied volatility data most likely indicate a risk reversal, volatility skew, volatility smile. तो देखते हैं. सबसे पहला, वोलेटिलिटी स्क्यू के अंदर में क्या होता है? वोलेटिलिटी स्क्यू के अंदर में, सर वोलेटिलिटी स्क्यू के अंदर में तो जो आउट ऑफ द मनी का पुट का प्रीमियम होगा वो ज्यादा होगा स्क्यू में. राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड. अगर तुम डायग्राम वही सोचेगा, लेफ्ट साइड में स्क्यू कहाँ होगा? लेफ्ट साइड आउट ऑफ द मनी का पुट का दाम ज्यादा होगा. क्योंकि मार्केट क्रैश जब होने का लगता है या आदमी लोग को डर लगता है मार्केट गिर गया, तो आउट ऑफ द मनी का पुट का दाम बढ़ जाता है. चलो देखते हैं एक बार आउट ऑफ द मनी. तो 11,600 इज माई स्ट्राइक प्राइस. ये मेरा देखो ना 11,610 है ना. दिस विल बी एट द मनी. उसके नीचे का सर जो भी एक्सरसाइज प्राइस होगा, उसके नीचे का शेयर का दाम अगर 11,610 चल रहा है, 610, उसके नीचे का शेयर प्राइस विल बी पुट आउट ऑफ द मनी. मतलब ये दोनों आउट ऑफ द मनी है और ये वाला इन द मनी है. तो आउट ऑफ द मनी का पुट का दाम ज्यादा है एज कंपेयर टू इन द मनी. आउट ऑफ द मनी का दाम सर ज्यादा है एज कंपेयर टू एट द मनी, इन द मनी. चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर 11,610, 11,610 इज माई शेयर प्राइस एंड बियॉन्ड दैट, बिलो दैट exercise price we have out of the money put, and out of the money put का price is more than the at the money and the in the money का put का दाम. इसका मतलब this is pure what your volatility skew. volatility smile में क्या होता? volatility smile में smile सर out of the money call and out of the money put का दाम क्या होता है? ज्यादा. out of the money call and out of the money put का दाम क्या होता है? ज्यादा. ठीक है, बट यहाँ पे ज्यादा तो है वैसे. ये कॉल है ना यहाँ पे. हाँ, एक्सरसाइज प्राइस शेयर का दाम क्या था? 11,610. अच्छा, ये तो आउट ऑफ द मनी हो गया. आउट ऑफ द मनी का यहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू ये, और यहाँ भी आउट ऑफ द मनी का ज्यादा है. बट पूछा क्या था ये लोग? निफ्टी 50 इंडेक्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डेटा मोस्ट लाइकली इंडिकेट एग्जिबिट नंबर 2. अच्छा, नीचे और भी कुछ बोला है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं भाई. NGOCs reviews a research report that includes a 1 month forecast of Nifty 50. नहीं, ये काम का नहीं है उस क्वेश्चन को आंसर देने. आईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला तो मेरे को मन है ये वाला, मतलब वोलेटिलिटी स्क्यू शुड बी द आंसर. वोलेटिलिटी स्क्यू, बट मेरे को एक बार रीड करना है क्वेश्चन नंबर 22 का, क्योंकि मैं पुट पे फोकस किया हूं ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार आंसर चेक करते हैं और सॉल्यूशन रीड करते हैं. 22 का ऑप्शन नंबर बी तो वोलेटिलिटी स्क्यू ही था. when the implied volatility decreases for out of the money calls relative to at the money calls, when the IV decreases for out of the money relative to at the money calls and increases for out of the money puts relative to at the money puts, a volatility skew exists. हाँ, volatility skew तो वही होता है सर, out of the money put का दाम ज्यादा होगा as compared to in the money. Put volatility is higher, rising from 16.44 ATM to 17.72 out of the money, likely because of higher demand for put to hedge position in the index against the downside risk. This is fine. Call volatility decreases from 12.26 for at the money to 11.98 for out of the money call. एक बार चेक करो तो ऐसा हो रहा था क्या?
डिक्रीज हो रहा था आउट ऑफ द मनी का एट द मनी से, कॉल में चेक करते हैं डेटा एट दी मनी को कंपेयर करके। हाँ कम तो हो रहा था। अरे मेरा फोकस क्या हुआ, इस पे गया, ये नहीं देखा 11.98, तो आउट ऑफ द मनी तो कम हो रहा था। मैंने बोल दिया था आउट ऑफ द मनी ज्यादा हो रहा था, तो 12.26 से कम ही हो रहा था ना एट दी मनी से, 12.14। मेरा था दिमाग में 12, मैं डेसिमल को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, विच इज रॉन्ग। मेरे को तो देखना है ना 12.26 से 12.14 फिर 11.98, तो आउट ऑफ द मनी कम हो रहा है। बट यहाँ पे एट दी मनी 6.44 से बढ़ रहा है 17.01, बढ़ रहा है 17.72, आउट ऑफ द मनी पुट का दाम बढ़ रहा है एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी कॉल। ठीक है, तो वोलेटिलिटी स्माइल तो हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट। क्योंकि आई वाज जस्ट सीइंग 12, तो ये वोलेटिलिटी क्या होने वाला है, स्क्यू, एंड इट्स फाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, based on exhibit number 3, which of the following nifty 50 index option strategies should ngoc's recommend to LM? एग्जिबिट नंबर 3 चेक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ngoc's reviews a research report that includes a 1 month forecast of the nifty 50 index। next 1 month का nifty 50 का forecast दिया है। the report's conclusions are presented in exhibit number 3। what is the conclusion? 1 month forecast, we have a neutral view on the direction of the index move over the next month। neutral view है, पता नहीं इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, न्यूट्रल व्यू है। over the next month the rate of the change in the underlying price vega is expected to increase, the volatility gonna increase। the implied volatility of the index option is expected to be above the consensus forecast। बोला जो consensus को लगता है उससे ज्यादा IV implied volatility of index option will be there। तो वेगा बढ़ने वाला है और IV बढ़ने वाला है, बट यहाँ पे जो व्यू है वो आपका क्या, न्यूट्रल रहने वाला है for the next month। based on this conclusion NGOCs considers various Nifty 50 index option strategies for NLM। शॉर्ट टर्म के बारे में आपको पता नहीं, बट वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकता है। based on exhibit number 3, which of the following Nifty 50 index option strategies should NGOCs recommend to LM? कौन सा इंडेक्स स्ट्रैटेजी उसको रिकमेंड करेगा? पूरा बाई या स्ट्रैडल? पूरा स्ट्रैडल बाई कर लो। स्ट्रैडल तो अपने जब बाई करता है जब वोलेटिलिटी लगता है बढ़ेगा। कौन से साइड में प्राइस, कौन से साइड में इंक्रीज होगा ये नहीं पता मेरे को, कौन से साइड में होगा ये नहीं पता। बाई अ स्ट्रैडल, बाई अ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। बाई अ कैलेंडर स्प्रेड, बाई अ कैलेंडर स्प्रेड। ओ, कैलेंडर स्प्रेड भी दिया और स्ट्रैडल भी दिया है, इन दोनों वोलेटिलिटी पे बेटिंग है। कैलेंडर स्प्रेड में तो अपने यही बोलते हैं ना सर, शॉर्ट टर्म पे अपने को नहीं पता क्या होगा मार्केट, मतलब वी हैव अ न्यूट्रल व्यू, बट लॉन्ग टर्म में डिपेंडिंग ऑन बुलिश या बियरिश उसके हिसाब से अपने कैलेंडर स्प्रेड बाई करते हैं, वेदर इट इज कॉल और पुट। बाई या स्ट्रैडल और बाई या कैलेंडर स्प्रेड। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो स्ट्रैडल है उसके अंदर में भी अपने वोलेटिलिटी के ऊपर में बुलिश है, और implied volatility of the index option is expected to above the consensus forecast। this is also fine, but यहाँ पे लोग एक लाइन लिखा, we have a neutral view on the direction of the index move over the next month। we have a neutral view on the index move over the next month। दूर वाला को लेके नहीं बोला है, बगल वाला को लेके बोला है कि सर बगल वाले पे वी हैव अ न्यूट्रल व्यू। तो वैसे तो मेरा मन हो रहा है कैलेंडर स्प्रेड करने का, कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि बगल वाला पे मेरा न्यूट्रल व्यू है। बट यहाँ पे ये लोग क्या बोला है, नेक्स्ट 3 जो भी कितना दिन है, 1 मंथ, 1 मंथ में वेगा बढ़ जाएगा, 1 मंथ में वेगा बढ़ जाएगा, तब तो सर IV बढ़ जाएगा, तब तो सर ये जो कैलेंडर स्प्रेड है वो मत करिए। चीज समझो, कैलेंडर स्प्रेड तो तभी करते हैं ना सर, जो शॉर्ट टर्म है उसमें मेरा न्यूट्रल व्यू है, मेरे को लगता है ATM के आसपास रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में लगता है IV बढ़ जाएगा, तो इज दैट फाइन। बट यहाँ पे ये लोग बोला कि सर IV गोना इंक्रीज इन नेक्स्ट 30 days, तब तो सर बेटर है क्या करेंगे, बाई या स्ट्रैडल, स्ट्रैडल बाई करो। क्यों? जो आपका न्यूट्रल व्यू है दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो होगा हो सकता है एक्सट्रीम हो, ठीक है। और बट आपको ये पता है वेगा गोना इंक्रीज, IV गोना इंक्रीज, तो बाई या स्ट्रैडल। ऑप्शन नंबर A शुड बी द आंसर, बट स्टिल एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
ए दिया। ऑप्शन सी अगर रॉन्ग है तो क्यों लिखा है? बिकॉज अ लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन दैट आईवी विल रिमेन अनचेंज्ड। शॉर्ट टर्म में तो अपने ये बोल रहे हैं ना आईवी अनचेंज रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बोल रहे हैं कि सर जो एट दी मनी है उसके आसपास ही जो शेयर का दाम है, अंडरलाइंग का दाम है, वो आसपास ही रहे। implied volatility will remain unchanged not increase until the expiry of the short term option। परफेक्ट, क्लियर कर दिया। अरे आपको सम्स में दिया है कि सर आईवी इंक्रीज होगा, और सर यहाँ पे बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो आपका आईवी इंक्रीज नहीं होना चाहिए ना, आपको फायदा कैसे होगा कैलेंडर स्प्रेड के अंदर, राइट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परफेक्ट। तो ये जो रीडिंग है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आपको सम्स करना है, इन सम्स आपने देखा है काफी इजी है, लेकिन ये जो सॉल्यूशंस है ना ये आपको रीड जरूर करना है, रीड जरूर करना है। खासकर जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना वहां पे, न्यूमेरिकल में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, न्यूमेरिकल्स में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, एकदम रीड करने का जरूरत नहीं है, तो फालतू का कंफ्यूज होगा। बट जहाँ भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन की है, वहां पे आपको रीड करना है। यहाँ भी आपको दिख रहा है, ठीक है? तो वहां से क्या होगा, ये लोग जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ रहेगा ना वो शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा, उससे आपका क्या फास्ट रिविजन होने वाला है। परफेक्ट। और एक चीज और करना है आपको, जो मैं लेवल 2 में भी बोलता था, अगेन इट इज रिकमेंडेड इन लेवल 3 ऑल्सो। कोर रीडिंग के अंदर में जो ये लोग लास्ट में लिखता है समरी, वो आपको जरूर रीड करना है। दिखा देता हूं मैं एक बार, ये रहा, ये जो बुलेट्स में लास्ट में समरी दिया हुआ है, ये रहा समरी, यू शुड रीड दिस एंटायर थिंग, ठीक है? मतलब होता है ना सर रिवाइज कहाँ से करें, ये रहा रिवीजन के लिए बेस्ट, यहाँ से आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है? जरूर जरूर से आपको ये रिवाइज करना है, तब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है खुद से। परफेक्ट, दैट्स इट। चलिए ये जो रीडिंग है ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने न्यू रीडिंग से स्टार्ट करने, तब तक टेक केयर गाइस।